Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS Indian Polity के 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं. This is going to be test number 28. In every video we are taking up UPSC level Indian Polity around 20 question and we are analyzing those questions. ठीक है, this is going to be a standard template जिससे कि आप evaluate कर सकें, अपने आप को self assess कर सकें कि Indian Polity के knowledge की terms में आप कहाँ stand करते हैं, whether you do need revision or not. So वो आप लोग यहाँ से डू कमेंट, डू लेट अस नो कितना आपका इफेक्टिव स्कोर आउट ऑफ 20 क्वेश्चन जो कि आप लोग अटेम्प्ट करते हो. डू नॉट डिपेंड ऑन माय एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, वीडियो को आपको जैसे क्वेश्चन पॉपअप होता है इस तरह का क्वेश्चन, वीडियो को आपको पॉज करना है विदाउट वेटिंग फॉर माय एक्सप्लेनेशन. यू नीड टू फिगर आउट कि हाँ आपका आंसर क्या था और उसके बाद फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देख के अपने आंसर को कंपेयर करना है. सो दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग ऑन दिस इन दिस फॉर्मेट दैट इज ऑफ यूट्यूब. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन ऑफ 541, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग equal protection of laws. EPL, do you remember article 14 के two components है. You have this EBL, equality before law, and equal protection of law. So this question is going to talk about EPL, equal. Which of the statements regarding EPL as provided under constitution is not correct? अब सावधान हो जाना है, हमें not correct बताना है. Equal subjection of all persons to ordinary law of the land administered by ordinary law of कोर्ट्स. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है. ये एक्चुअली ईबीएल की डेफिनेशन है ना कि ईपीएल की डेफिनेशन. क्वेश्चन की हेडिंग क्या है? ईपीएल के रिगार्डिंग नॉट करेक्ट है ना, तो ये नॉट करेक्ट है. ये ईपीएल को एक्सप्लेन नहीं करता है, ईबीएल को. ईबीएल क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन की बात करता है टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस की बात करता है. बट ईपीएल इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से. ईबीएल कहां से लिया गया? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन. थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन आपको ईवीएल में देखना पड़ेगा, जबकि ईपीएल इज हैविंग सम पॉजिटिव कॉनोटेशन. सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड. सो यस, दिस इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ईपीएल. एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनी पर्सन, ये भी आपका ईबीएल का डेफिनेशन है एंड ना कि ईपीएल का, और इसलिए ये भी इनकरेक्ट है. नॉट करेक्ट बताना था तो 1 and 3 इज गोइंग टू बी नॉट करेक्ट, जो कि ईपीएल को एक्सप्लेन नहीं करता, एंड हेंस आंसर इज गोइंग टू बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव हो रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी इज और आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी. एक्चुअली ये क्वेश्चन का डुप्लीकेशन है, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में ही मैं रिमेंबर, मुझे याद है जब पिछला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो पिछले वीडियो में ही ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मतलब 3 स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट होने जा रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा. द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. इनकरेक्ट, ये डीपीएसपी के डेफिनेशन है. फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली मेंट फॉर प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. दे आर सेक्रोसेंट इन नेचर. नहीं भाई, सेक्रोसेंट नहीं है. दे कैन बी अमेंडेड. देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैन बी एब्रोगेटेड. नहीं भाई. सो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव आर करेक्ट. सो दैट इज द ओनली स्टेटमेंट दैट इज गोइंग टू करेक्ट. ठीक है, हमें करेक्ट बताना था. सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेंबर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. दे आर अपॉइंटेड बाई द चीफ मिनिस्टर. नहीं भाई, चीफ मिनिस्टर से अपॉइंट नहीं होते, गवर्नर विल अपॉइंट. चीफ मिनिस्टर सिर्फ नाम रिकमेंड करता है किसको? गवर्नर को. देयर टोटल नंबर कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव. नहीं भाई, 15% का कैप है ना. 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 ने 15% का कैप लगाया हुआ है, सीलिंग लगाई हुई है. ठीक है, सो करेक्ट हमें बताना है. दोनों के दोनों करेक्ट नहीं है, सो नाइदर 1 नॉर 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है, इज आर करेक्ट. ठीक है, सो ओहो, बोथ 1 and 2 लगा हुआ, नहीं ये गलत है. ठीक है, ये आपका सही होगा. ठीक है, सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिहाइंड अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री. हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चूज किया था? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर था. डू यू रिमेंबर प्रेसिडेंशियल एंड इसको पार्लियामेंट्री को जब हम कंपेयर कर रहे थे एक चैप्टर में, तो मैंने आपको कुछ एडवांटेजेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बताए थे, कुछ एडवांटेजेस इसके बताए थे पार्लियामेंट्री फॉर्म का. पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने प्राइमरीली चूज किया था बिकॉज
हियर एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू बी अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है, वो अकाउंटेबल नहीं होता है आपके कांग्रेस के, आपके सीनेट के, है ना, बिकॉज वो उनके अमंग से नहीं आता है। सो टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, पहले ही लाइन में, पहले ए फर्स्ट प्रोविजन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। हाउएवर इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम व्हाट यू डू हैव इज सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, मिक्सिंग नहीं है ना, बट सेपरेशन ऑफ पावर हमें नहीं चाहिए था। हमें ऑल्दो सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो अ गुड कॉन्सेप्ट, बट हमने चूज किया कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अगर काम नहीं कर रहा, पॉलिसी सही से डिजाइन नहीं कर रहा, इनएफिशिएंट है, तो उसको हटाने को मांगता है, ठीक है। हिंदी में अगर थोड़ी सी टपोरी वाली हिंदी में आपसे बात करूं तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेट डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब बेसिक स्ट्रक्चर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से प्रोविजन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर इज समथिंग जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो बेसिक स्ट्रक्चर या के बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं, है ना, यहाँ बताना है। 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अराउंड 18 से 20 के करीब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बता चुके कि ये दीज आर सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, all these kind of things, a parliamentary form of government, democracy, so all these things are actually part of your basic feature of Indian constitution. So effective access to justice क्या basic feature है? Yes. The supremacy of fundamental right of ओवर द डीपीएसपी नहीं है, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑलरेडी वेरियस केसेस यू वुड हैव सीन, चंपक दोईराजम केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनरवा मिल केस, उन केसेस से आपको पता होगा किसी की प्राइमेसी नहीं है, ना फंडामेंटल राइट की ना डीपीएसपी की, है ना। दोनों एक ही चैरियट के बैलेंसिंग व्हील जो कि बताया गया है मिनरवा मिल केस में, तो ऐसा एलिमेंट जो है बेसिक फीचर हो ही नहीं सकता। सोशल जस्टिस, यस। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन, दिस इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है? नहीं, ऐसे एलिमेंट को जो कि अपने आप एक कलंक टाइप का है ना। आई होप यू डू रिमेंबर कि इसके बारे में एक डेड लेटर नाम का वर्ड डॉक्टर अंबेडकर ने, सो ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को या ऐसे किसी प्रोविजन को बेसिक फीचर सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती। सो 1 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज बी। 547 विच ऑफ द फॉलोइंग में रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ सिटीजनशिप of an Indian citizen if the citizen voluntarily acquire citizenship? Yes, ये result हो सकता है loss of citizenship if the citizenship has been if the citizen has been ordinarily resident out of India for 7 years continuously. So yes, ये भी एक reason हो सकता है उसके loss of citizenship का। If the citizen has shown disloyalty to the Constitution of India, so yes, this can also be a reason. So all the above mentioned reason can be ground or can be premise for the loss of citizenship of an Indian citizen. 548 arrange the following state in the chronological order of their formation. Haryana 1966, नागालैंड 1963, गुजरात 1960, ठीक है। जब महाराष्ट्र सेपरेशन आपका हुआ था, तो यू विल हैव 3, यू विल हैव 2, 1, 3, 2, 1 कहाँ है? सी में आंसर है, ठीक है। फैक्चुअल चीज थी, आइदर यू नो और यू डोंट नो। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन रिगार्डिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी शायद 22nd या 21st वीडियो में ये क्वेश्चन भी कवर हो गया है। करेक्ट आपको बताना है, वीडियो पॉज करना और करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग बताना अगर वो वीडियो आप लोगों ने कवर नहीं किया है तो। कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन कभी कभी डुप्लीकेट हो जाते, डू नॉट माइंड दैट, डू नॉट बॉदर दैट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी ऑल्टरेशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडरगो इज डीम्ड एज एन अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि कोई भी चेंज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यू वुड हैव सीन कि कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो है सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंड हो जाते हैं, और उन आर्टिकल 368 के डेफिनेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि वो सभी चीज़ें या वो सभी प्रोविज़न जो कि आर्टिकल 368 के यूज़ के बिना चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना गया है, ठीक है। सो एनी ऑल्टरेशन दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब आर्टिकल 2 के थ्रू, आर्टिकल 3 के थ्रू जो भी चीज़ें, जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उन चेंजेस को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 इज नॉट डीम्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब वुड 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की बात की जा रही है, वुड नॉट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यस, दिस कैन बी डन बाय सिंपल मेजोरिटी, सो सेकंड ओनली इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज बी। 551 इंडिया एंड अ नेबरिंग कंट्री आर हैविंग मैरिटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट
विच कैन बी रिजॉल्व विदाउट इंडिया हैविंग टू सीड टेरिटरी। अब आपको पता है अगर ऐसा कोई सेटलमेंट होता है जिसमें इंडिया को अपनी टेरिटरी इंडिया को अगर टेरिटरी अपनी सीड करनी है, किसी कंट्री को देनी है, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भाई ऐसे केस में आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करना होगा, तभी जाके उसको अफेक्ट किया जा सकता है। बट ऐसे किसी केस में जिसमें इंडिया ने किसी भी टेरिटरी को सीड नहीं करना है और बिना सीड किए अगर मेरा टाइम या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, तो ऐसा कोई काम एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू, गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय ए स्पेशल मेजोरिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड एल्सो कंसेंट नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव एक्शन विदाउट नीड ऑफ एनी, तो ये आपका सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट बताना है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑलवेज प्रिसाइडेड बाय द चीफ, नहीं, ऐसा कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब भी फॉर्म होगी उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही प्रिसाइड करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मस्ट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 9 जजेस, नहीं भाई 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अगर स्टैब्लिशमेंट होता है तो मिनिमम ऑफ, हाँ मैक्सिमम कितने भी 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, प्राइमरीली ऑड नंबर रखा जाता है ताकि डिसीजन मेकिंग जो है, ठीक है, वो प्रॉपर हो सके, बट मिनिमम ऑफ 5 जजेस का प्रोविजन है। सो पहला गलत, सेकंड गलत। पिटीशन क्वेश्चन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी पोस्टेड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सो ये आपका करेक्ट है, हमें करेक्ट बताना है। सो 3 only is going to be the correct and hence D is going to be the right answer. In context of human rights, which of the following is the most appropriate description of term negative rights? Negative rights human rights के एस्पेक्ट में क्या होता है? राइट्स दैट रिक्वायर जुडिशियल इंटरवेंशन इन ऑर्डर टू बी रियलाइज, नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट को आप नेगेटिव राइट। सेट ऑफ राइट विच अ सर्टन ग्रुप सच एज आर्मी इज नॉट एंटर, नहीं, इसको भी नेगेटिव राइट। राइट्स दैट एक्वायर अदर टू एब्सटेन फ्रॉम इंटरफियरिंग, सो ये आपका सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव राइट्स इन विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 वॉज टू, अब यहाँ एक न्यू लर्निंग आपके लिए है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 नाम की भी कोई चीज़ थी। इसको एक डिफेंस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, डिफेंस इंडिया एक्ट। और दूसरा, इस एक्ट ने क्या किया था, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को सभी जानते हैं, बट ये इस एक्ट को प्राइमरीली इस 2 चीज़ों के लिए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और दूसरा इस एक्ट ने क्या किया था, प्रीवियस जो भी इधर उधर के रेगुलेशन जो पड़े हुए थे जो कि एग्जीक्यूटिव ने डिफरेंट, तो उन सबको कंसोलिडेट किया और एक जगह पे रखा। सो कंसोलिडेट ऑल द प्रीसीडिंग एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट कंसर्निंग ब्रिटिश इंडिया, सो सी इज गोइंग टू बी अगेन राइट आंसर। 555 विद रेफरेंस टू डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। प्लूटोक्रेसी किसे बोलते हैं, तो प्लूटोक्रेसी आप जानते होंगे, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो कि जिसमें वेल्दी पीपल आपके रूल कर रहे हो। यहाँ क्या दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ रूल बाय पॉलिटिकली करप्ट पीपल, नहीं, इसको क्लेप्टोक्रेसी बोल। तो एक्चुअली हुआ क्या है, ये दोनों इंटरचेंज्ड है और हमें करेक्टली मैच्ड बताना है। सो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। प्लूटोक्रेसी सिस्टम ऑफ रूल बाय वेल्दी पीपल और क्लेप्टोक्रेसी का मतलब ये है आपका, ठीक है। टेक्नोक्रेसी सिस्टम ऑफ रूल बाय टेक्निकल एक्सपर्ट, सो दैट इज करेक्ट। So 3 only is the option that is correctly matched. 556 which of the following are correct with respect to Charter Act 1813? It limited number of British troops that a company was allowed to maintain in India at its own expense, ये correct है। It restricted the movement of missionaries to India, नहीं, it actually allowed the movement of मिशनरीज into the India। बहुत सारे लोगों ने बहुत वेहमेंट अपोजिशन इसका हुआ था, ठीक है। सो 2 only और करेक्ट हमें बताना है। सो 2 इनकरेक्ट हो गया है, तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता, बाकी कोई भी आंसर हो सकता है, देखते हैं, ठीक है। और 1 करेक्ट आपका हो ही चुका है। थर्ड है, इट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अपार्ट एन एनुअल सम फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंसेज इन इंडिया, सो ये आपका करेक्ट है। एजुकेशन के लिए 1 लाख सम जो है वो अलग रखने की बात की गई। सो 1 and 3 दैट इज सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 557
which of the following were introduced for the first time by the Indian Council Act 1909? Non-official majority in all provincial legislative council. Yes, अभी भी सेंट्रल लेवल पे जो है ऑफिशियल मेजोरिटी रहने दी गई, बट प्रोविंशियल लेवल पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी. आई होप यू डू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल मेजोरिटी एंड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी. सेकेंड स्टेटमेंट, पावर टू मूव रेजोल्यूशन ऑन any matter of general interest and to divide the council upon them. ठीक है, सो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट. दिस वाज एक्चुअली also a feature of 1909. ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बोथ एट द सेंटर एंड प्रोविंस, ये भी करेक्ट है. सेपरेट इलेक्टोरेट, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है. सो ऑल फोर वर एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. 558 पे जा रहे हैं. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज consider the following statement. The president can transfer a judge from one high court to another after consulting the chief justice of concerned high court. नहीं भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, जो कि कॉलेजियम का डिसीजन रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, हमें करेक्ट बताना है. सो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इधर ए और सी. द ट्रांसफर ऑफ जजेस इज आउट ऑफ परव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. नहीं, ये भी गलत है. जजेस का ट्रांसफर जो है आर्बिट्रेरीनेस के ग्राउंड पे जुडिशियल रिव्यू और रिव्यू किया जा सकता है. ठीक है, तो ये भी आपका गलत है. सो ओनली स्टेटमेंट जो कि करेक्ट हो सकता है दैट कैन बी थर्ड, बिकॉज ऑप्शन ही कुछ ऐसे हैं. सो ए इज गोइंग टू बी, अभी हम लोग देख लेते हैं थर्ड की भी करेक्टिव. इन मैटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज कंसेंट ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट जज इज नॉट रिक्वायर्ड. दैट्स करेक्ट है ना. हालांकि उनको नोटिफाई किया जाता है, बट जब बात आती है उनके कंसेंट की जरूरत है क्या, तो नहीं, कंसेंट की जरूरत नहीं होती. सो थर्ड इज गोइंग टू बी, दैट इज ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट? इट इज एन आइडियोलॉजी व्हिच प्रमोट्स सुप्रीमेसी ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये आपका करेक्ट लग सकता है, इसको हम कंसिडरेशन वाले बकेट में डालते हैं, बट अभी हम लोग बाकी के तीन स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी. नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट बिकॉज कि यू हैपन टू बी ए डेमोक्रेट, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी. ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं बताता है. ठीक है, इट डिनोट्स दैट प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंट ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड इज लिमिटेड बाय इट. सो ये आपका थोड़ा सा अप्रोप्रिएट, इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेफिनेशन है. इट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोवाइड सर्टन इनएलिनेबल राइट्स टू द सिटीजन. नहीं, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, यह मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग जो है आपका सी है. ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कोड ऑफ डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल लॉ है. ठीक है, जिससे गवर्नमेंट अपने पावर को ड्राइव करती है एंड देन गवर्नमेंट उसी कॉन्स्टिट्यूशन से उसकी पावर, गवर्नमेंट की पावर लिमिट होती है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ड्राइव देयर कॉन्टेम्प्ट पावर फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यस, दैट्स करेक्ट. द एक्सप्रेशन स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट कम्स अंडर द सिविल कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. नहीं भाई, ये क्रिमिनल, आप जानते होंगे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, जो कि आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए 217 में डिस्कस किया गया है सुप्रीम. ठीक है, वो सभी जो है वो दो टाइप के एक्चुअली कॉन्टेम्प्ट आपके होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल. सिविल कौन से होते हैं, क्रिमिनल कौन से, दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, हम लोग नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो स्कैंडलाइजिंग ऑफ द कोर्ट है, ये क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का पार्ट है, ना कि सिविल कॉन. ठीक है, सो सेकेंड इज इनकरेक्ट, हमें करेक्ट बताना है. सो सेकेंड कैन नॉट बी पार्ट ऑफ योर आंसर. एलिमिनेशन का अगर यूज करें, सो आइदर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर और सी. सो ये डिपेंड करता है अब थर्ड स्टेटमेंट का क्या होता है. कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज इंक्लूडेड इन द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. नहीं, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज इंक्लूडेड, एक्चुअली इट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है, नॉट द एपेलेट. आई होप क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, क्या एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग डिफरेंस, अदरवाइज इसके ऊपर भी हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं. आप लोग यूटिलिटेरियन आईएएस के नाम से जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नाम से वीडियो सर्च कर सकते. सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट वाज करेक्ट एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस वीडियो with a promise that very soon we are going to come up with the next set of video or next set of question as well. Till then, bye bye.